नमस्कार दोस्तों, एडवांस जीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से अभिनंदन है, स्वागत है। हमारा फोर्ट्स ऑफ राजस्थान की सीरीज चल रही थी और फोर्ट्स ऑफ राजस्थान की सीरीज में हमने चित्तौड़गढ़ दुर्ग को पूरा किया और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ मारवाड़ का एक ऐसा दुर्ग जो अपनी अजय परंपरा के लिए प्रसिद्ध है और जिसका नाम है मेहरानगढ़। जानेंगे मेहरानगढ़ के बारे में, वहाँ की स्थापत्य कला के बारे में, वहाँ कौन कौन से मंदिर बने हुए हैं, कौन कौन सी तोपें वहाँ मौजूद है आज भी दुर्ग में, और सबसे ज़रूरी जो बात है वहाँ कौन कौन से आक्रमण हुए हैं और मेहरानगढ़ की ज़रूरत क्यों पड़ी जबकि मंडोर पहले से ही मारवाड़ में मौजूद था। क्या चिंताएं थी राव जोधा को जो मेहरानगढ़ बनाना पड़ा, उन सब के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मंडोर से स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, मंडोर की बात करें तो मंडोर लगभग आज का जो वर्तमान जोधपुर शहर है उससे 8-9 किलोमीटर दूर है और मंडोर का जो प्राचीन नाम मिलता है वह कहलाता है मांडव्यपुर। प्राचीन नाम जो है वह है मांडव्यपुर। देखिए बच्चों, मंडोर एक निर्बल दुर्ग था, सामरिक दृष्टि और भौगोलिक दृष्टि से कमजोर दुर्ग था। इस पे कई आक्रमण किए। आपको याद करने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता सकता हूं कि सबसे पहले देखिए बच्चों, आक्रमण की बात करें, आक्रमण की बात करें तो सबसे पहले 1226 में इल्तुतमिश ने इस पे आक्रमण किया। किसने आक्रमण किया? इल्तुतमिश से। दिल्ली सल्तनत से थे इल्तुतमिश। सबसे पहले इल्तुतमिश ने इस पे आक्रमण किया। उसके बाद में देखा जाए तो मारवाड़ के एक शासक हुए हैं जिनका नाम है राव आस्थान। राव आस्थान के समय पे जलालुद्दीन खिलजी ने इस पे आक्रमण किया। जलालुद्दीन खिलजी ने इस पे आक्रमण किया मंडोर दुर्ग पे। और आगे देखते हैं तो मारवाड़ के ही अगले जो शासक हुए वे थे रावचुंडा। देखिए बच्चों, रावचुंडा के समय में गुजरात के जफर खां और इंदा परियार ने गुजरात के जफर खां और इंदा परियार ने आक्रमण किया। इतिहास में उल्लेख मिलता है कि इंदा परिवार ने मंडोर को जीत के और दहेज के रूप में रावचुंडा को सौंप दिया था। रावचुंडा के बाद में आगे देखते हैं तो महाराणा कुंभा जो मेवाड़ के थे उन्होंने आक्रमण किया और उसके बाद में राव जोधा ने इस दुर्ग को अपने अधीन किया। तो आप देखेंगे कि एक ऐसा निर्बल दुर्ग था और निर्बल पर्वत पर ही अवस्थित था, इसलिए इस पे इतने आक्रमण हुए। जब राव जोधा के जीतने के बाद राव जोधा ने अपने दिमाग में एक बात सोची कि जब इतने आक्रमण इस दुर्ग पे हो सकते हैं तो मेरे लिए ये दुर्ग कैसे सुरक्षित रह सकता है। इसलिए राव जोधा को आक्रमण से लेकर कई भौगोलिक दृष्टि से कमजोर होना इसकी चिंताएं थी। और एक प्रसंग का और उल्लेख आता है। देखिए बच्चों, सबसे पहले जो मूल पुरुष थे मारवाड़ के वे थे राव सिंहा। राव सिंहा मारवाड़ के मूल पुरुष थे। राव सिंहा के बाद में आस्थान यहाँ के शासक बने, यहाँ का साम्राज्य संभाला राव आस्थान ने। उसके बाद में राव चुंडा बने, फिर राव काना बने। और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए बच्चों,
राव कान्हा जब शासक थे तो इन्हीं के भाई थे रणमल राठौड़, जो कि बड़े भाई थे। रणमल राठौड़ ने पूरा मारवाड़ साम्राज्य राव कान्हा को देकर और खुद मेवाड़ चल जाते हैं, मेवाड़ की शरण में चले जाते हैं। लेकिन मेवाड़ से वापस बुलाने पर, मेवाड़ से वापस बुलाने पे रणमल राठौड़ अपने भाई, अपने छोटे भाई राव कान्हा से दगा करते हैं, धोखा देते हैं और राव कान्हा को मारवाड़ की गद्दी से या मारवाड़ के साम्राज्य से अपदस्थ कर देते हैं और खुद रणमल राठौड़ मारवाड़ के संस्थापक, वो मारवाड़ के साम्राज्य के धनी हो जाते हैं रणमल राठौड़। आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, जैसे रणमल राठौड़ जो कि बड़े भाई थे, उन्होंने राव कान्हा को धोखा दिया, उस बात की कहीं ना कहीं आशंका राव जोधा को भी थी। देखिए क्या होता है, राव जोधा के भी एक बड़े भाई थे जिनका नाम था अखेराज। देखिए बच्चों, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता है, जबकि राव जोधा के मन में कहीं ना कहीं आशंका रहती है कि अखेराज भी रणमल राठौड़ की तरह राव जोधा पर कब्जा कर सकते हैं या राव जोधा पर हमला कर सकते हैं, राव जोधा को अपदस्थ कर सकते हैं। तो क्या होता है कि जब राव जोधा का राज्याभिषेक का समय आता है तो अखेराज बड़े होने के उपरांत भी अपने हाथों से राव जोधा यानी इनके छोटे भाई का राज तिलक करते हैं। और राज तिलक करने पर राव जोधा ने अखेराज को एक जागीर दी, इसका नाम था बगड़ी। बगड़ी की जागीर दी राव जोधा को, राव जोधा ने अखेराज को बगड़ी की जागीर दी। और जब से ये परंपरा चली आ रही है कि जोधपुर या मारवाड़ के शासकों को राज तिलक बगड़ी का ठिकानेदार ही करेगा या बगड़ी का जागीरदार ही करेगा। अखेराज एक अच्छे इंसान थे, इन्होंने राव जोधा को छोटे होते हुए भी पूरा जोधपुर या पूरा मारवाड़ का साम्राज्य संभालने दिया और इन्होंने कोई धोखा नहीं किया। लेकिन कहीं ना कहीं राव जोधा के मन में यह था कि रणमल राठौड़ की तरह राव जोधा के ऊपर अखेराज भी पलटवार कर सकते हैं। तो ये कुछ बातें थी जिसकी वजह से तो जोधा को लगा कि अखेराज से बचने के लिए मैं एक अलग अपने लिए दुर्ग बनाता हूँ जो सामरिक दृष्टि, भौगोलिक दृष्टि से भी अच्छा रहेगा मंडौर के तुलना में। और इसी को देखते हुए राव जोधा ने अपने मन में ये विचार लिया कि मुझे एक नए दुर्ग की आवश्यकता है। अब देखिए बच्चों, आप सभी जानते हैं कि सभी जो दुर्ग होते हैं उनकी अलग अलग श्रेणियां होती है और जो सबसे अच्छी श्रेणी मानी जाती है वह गृह दुर्ग की मानी जाती है। तो आप सब जानते होंगे कि गृह दुर्ग सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है सामरिक दृष्टि से भी और भौगोलिक दृष्टि से भी। और गृह दुर्ग के लिए एक गिरी यानी पर्वत का होना आवश्यक है। तो इसके बाद में राव जोधा पर्वत की खोज में चले जाते हैं, पर्वत की खोज में अपने लोगों को भेजते हैं और उसी रास्ते में इन्हें एक पर्वत दिखाई देता है, इसका नाम है मसूरिया पहाड़ी। देखिए बच्चों, जानेंगे मसूरिया पहाड़ी के बारे में। देखिए, जब राव जोधा अपना खोज करते हैं, अनुसंधान करते हैं और देखते हैं कि कौन सी पहाड़ी उपयुक्त रहेगी दुर्ग बनाने के लिए, तो सबसे पहला जो नाम आता है वह आता है मसूरिया पहाड़ी का। देखिए बच्चों, मसूरिया पहाड़ी को कहा जाता है
मसूरिया पहाड़ी को कहा जाता है थोथलिया भाकर, क्योंकि ये थोथा पर्वत था, एक निर्बल पर्वत था। सबसे पहले बात करें मसूरिया पहाड़ी की, तो जो मसूरिया पहाड़ी थी वह एक निर्बल पर्वत थी। ये एक निर्बल पर्वत था, कमजोर था। और दूसरी बात करते हैं तो मसूरिया पहाड़ी पे कहा जाता है कि प्रेतात्माओं का निवास था, और उन प्रेतात्माओं में एक आत्मा थी रामदेव जी, हमारे लोक देवता रामदेव जी के गुरु बालीनाथ की किसकी आत्मा थी? रामदेव जी के गुरु बालीनाथ की। वहाँ बालीनाथ जी का समाधि स्थल भी है और रामदेव जी का मंदिर भी है। रुणीचा रामदेवरा में जो मंदिर है, उस मंदिर में दर्शन करने से पूर्व मसूरिया पहाड़ी वाले जो रामदेव जी का मंदिर है उसमें दर्शन करना शुभ माना जाता है। तो एक कारण मसूरिया पहाड़ी पे दुर्ग न बनाने का था, निर्बल पर्वत था, और दूसरा था कि यहाँ प्रेत आत्माओं का निवास था। दूसरा कारण था प्रेत आत्माओं का निवास। और तीसरा जो सबसे प्रमुख कारण है दुर्ग बनाने के लिए, जिसकी वजह से मसूरिया पहाड़ी पर दुर्ग बनाना उचित नहीं समझा करा, वह था जल का अभाव। देखिए बच्चों, ये तीन कारण थे जिसकी वजह से राव जोधा ने यह सोचा कि मसूरिया पहाड़ी पे दुर्ग बनाना उपयुक्त नहीं है, और उपयुक्त नहीं होने के कारण मसूरिया पहाड़ी को राव जोधा ने अपने मन से निकाल दिया। और आगे चलते हैं, उसके बाद में राव जोधा पहुंचते हैं एक ऐसी पहाड़ी पे जहां आज का मेहरानगढ़ अवस्थित है, और उस पहाड़ी का जो नाम है वह था पंचेटिया पहाड़ी। कई किताबों में इसका नाम मिलता है पंचटेकरिया। दूसरा नाम इसका जो मिलता है वह मिलता है विहंगकूट, क्योंकि एक अपनी विचित्र आकृति के कारण इसे विहंगकूट कहा गया। और यहाँ एक चिड़ियानाथ नाम के योगी का निवास स्थान था, उनकी धुनी थी, और उस चिड़ियानाथ योगी के नाम से इसे चिड़िया टूक की पहाड़ी भी कहा गया। देखिए बच्चों, पंचेटिया पहाड़ी, पंचटेकरिया, विहंगकूट या चिड़िया टूक की पहाड़ी पर अंतिम रूप से राव जोधा ने इस किले का निर्माण करवाया। और इस किले की प्रसिद्धि में एक दोहा बहुत प्रचलित है। उस दोहे को मैं आपको बताना चाहूँगा। वह कुछ इस प्रकार है कि सब ही गड़ा शिरोमणि, क्या कहता है वह दोहा? सब ही गड़ा शिरोमणि अति ही ऊंचो जान, चबरा पहाड़ा ऊपर मंडियो गढ़ मैरान। चिड़िया टूक की पहाड़ी पे बनाया गया मेहरानगढ़ किला, और चिड़िया टूक की पहाड़ी पे बनाने के बाद में इसके जो नाम रखे गए वह कुछ नामों की मैं चर्चा करता हूँ आपके सामने। एक तो कहा गया इसे मेहरानगढ़, एक तो इसे कहा गया मेहरानगढ़। देखिए बच्चों, मेहर जो शब्द है, ये जो मेहरानगढ़ जो शब्द बना है वह मिहिर शब्द से बना है, और मिहिर का अर्थ होता है सूर्य। एक तो नाम था इसका मेहरानगढ़। दूसरे नाम की बात करें तो मयूरा आकृति होने के कारण इससे मयूर ध्वजगढ़ भी कहा गया। आगे बात करें, चिड़ियानाथ योगी की वजह से इसे चिड़िया टूंकगढ़ भी कहा गया।
और इसके उपनामों की चर्चा करें तो इसे कागमुखी भी कहा जाता है। देखिए बच्चों, कागमुखी किसे कहते हैं? जो आगे से सकड़ा और पीछे से चौड़ा होता है, उस दुर्ग को या उस तरह के दुर्ग को कागमुखी कहा जाता है। और आगे बात करें तो सूर्य नगरी में होने के कारण इसे सूर्यगढ़ भी कहा गया। इसे सूर्यगढ़ भी कहा गया। अब देखिए बच्चों, इसको मिटा देता हूं। ये तो थी मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में कुछ बातें। अब मेहरानगढ़ की जो नींव रखी गई वह राव जोधा ने करणी माता के कर कमलों द्वारा रखवाई। जो नींव रखवाई गई दुर्ग की वह राव जोधा ने करणी माता के कर कमलों द्वारा रखवाई। और अगर तारीख की बात करें तो आप सभी जानते हैं 12 मई 1459। ये जो तिथि है इसको राव जोधा ने करणी माता के कर कमलों द्वारा या करणी माता के हाथों से इस नींव को रखवाई। पहला जो पत्थर था वह करणी माता के हाथ से इसके नींव में रखवाया। और इस तारीख को लेकर भी एक दोहा प्रसिद्ध है। कहते हैं 1515 जेठ मास जोधान, 1515 जेठ मास जोधान, अन्नड़ पहाड़ा ऊपर मंडियोगढ़ मैरान। या इसे यूं भी कहेंगे कि 1515 जेठ मास जोधान, शुद्ध 11 वार शनि मंडियोगढ़ मैरान। 11 के दिन या एकादशी के दिन इसकी नींव रखवाई गई थी। और देखिए बच्चों, इसी के साथ हमारे एक इतिहासकार हुए हैं डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा। तो गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने एक लोक विश्वास का उल्लेख किया है। और वह लोक विश्वास यह था कि अगर दुर्ग की नींव में किसी जीवित व्यक्ति की स्वेच्छा से बलि दी जाती है तो वह दुर्ग अपने वंशजों के लिए अजेय बना रहता है। इसका मतलब है कि जिसने ये दुर्ग बनाया उसके वंशजों के हाथ से दुर्ग नहीं निकल पाता है अगर किसी जीवित व्यक्ति की स्वेच्छा से बलि दी जाती है। तो वह जो स्वेच्छा से बलि दी गई वह दी गई एक व्यक्ति है जिनका नाम है राजाराम। राजाराम मेघवाल, या कई किताबों में इनका नाम आता है रजिया भांबी। राजाराम मेघवाल या रजिया भांबी ने स्वेच्छा से दुर्ग की नींव में अपनी बलि दी। और इनकी याद में जोधपुर के राजबाग में राजाराम पार्क भी नगर सुधार न्यास द्वारा विकसित किया गया है। और जहाँ ये बलि दी गई उसके ऊपर नक्कार खाने के भवन आज भी मौजूद है मेहरानगढ़ में। आपको याद रखने वाली जो बात है वह यह है कि स्वेच्छा से बलि दी गई थी। और अगर बलि की बात आई है तो एक बात और बताना चाहूँगा, जब स्थापना के वक्त यज्ञ हुआ तो यज्ञ में आहुति के लिए एक ब्राह्मण देवता ने, एक ब्राह्मण व्यक्ति ने अपनी आहुति दी, जिनका मंदिर व छतरी मंडौर में स्थित है। तो ये तो कुछ बातें थी मेहरानगढ़ से लेकर, आप समझ गए होंगे। पंचेटिया पहाड़ी, पंचटेकरिया पहाड़ी, वेंगकोट, चिड़ियाटोक की पहाड़ी, ये सभी एक ही चीज़ है, सभी एक ही पहाड़ी के नाम है, सभी एक ही पहाड़ी के नाम है। इस पर जो मेहरानगढ़ का अद्वितीय किला बना है उसका नाम मयूरध्वजगढ़, चिड़ियाटोकगढ़, कागमुखी, सूर्यगढ़ सभी मिलता है। और दुर्ग की जो नींव रखवाई वो 14 मई
12 मई 1459 को रखवाई गई। किसके द्वारा रखवाई गई? करणी माता के हाथों। और किसने रखवाई? राव जोधा ने रखवाई। जो बलि दी गई वो बलि दी गई राजा राम मेघवाल या रजिया भांबी की। आइए अब देखते हैं दुर्ग में स्थापत्य कला के या जो पोल है दुर्ग में उनके बारे में, और दुर्ग की थोड़ी सी मैपिंग करते हैं, जिससे आपको दुर्ग का जो मैप है, दुर्ग का जो नक्शा है वह समझ में आएगा क्या बना हुआ है। देखिए बच्चों, कुछ इस प्रकार का ये दुर्ग बना हुआ है। कुछ इस प्रकार का ये दुर्ग है, जिसे कागमुखी कहा जाता है, सूर्यगढ़ कहा जाता है, और चिड़िया टूपगढ़ कहा जाता है, मेहरानगढ़ कहा जाता है। तो ये कुछ इस प्रकार का दुर्ग है, जिसमें हम कहेंगे लगभग 8 द्वार है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक दुर्ग की तलहटी में एक स्थापत्य कला का अनूठा नमूना देखने को मिलेगा हमें, उसकी बात में करेंगे। यहाँ मैं बना देता हूँ और नाम भी लिख देता हूँ, जिससे आप सब समझ जाए। ये है जसवंत थड़ा। इसके उपनामों की चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करें तो मुख्य द्वार की बात करते हैं। देखिए बच्चों, मुख्य द्वार का नाम जो है वह है जयपोल। मुख्य द्वार से अंदर की तरफ प्रवेश करते हैं महल में, तो अंदर की तरफ प्रवेश करने पे 2 द्वार आते हैं। एक तो कहलाता है जयपोल, जो मुख्य द्वार है। उसके बाद में आगे चलते हैं तो इसे कहा जाता है डेढ़ कंगूरा पोल, और इसका दूसरा नाम भी है जिसे कहा जाता है लखना पोल। आगे चलते हैं तो एक द्वार और हमें दिखता है, रास्ते में दिखाई देता है, जिसका नाम है इमरती पोल। और इमरती पोल का दूसरा नाम कहा जाता है अमृत पोल। इस मेहरानगढ़ दुर्ग की स्थापत्य कला के जो प्रमुख केंद्र हैं, जिनसे आरपीएससी या स्टेट बोर्ड, राजस्थान चयन बोर्ड सवाल बनाता है, उनके बारे में भी मैं बताऊंगा कि कहाँ से सवाल बनते हैं। देखिए बच्चों, इमरती पोल और अमृत पोल से आगे की तरफ चलते हैं तो एक पोल हमें और दिखाई जाता है, जिसे कहा जाता है लोहा पोल। ये लोहा पोल, और लोहा पोल से आगे की तरफ चलते हैं तो एक इस साइड का जो अंतिम पोल है वह कहलाता है सूरज पोल। ये 5 पोल हैं, जयपोल, डेढ़ कंगूरा पोल, लखना पोल, इसका दूसरा नाम। उसके बाद में आगे चलते हैं तो इमरती पोल या फिर अमृत पोल, लोहा पोल और सूरज पोल। इधर की तरफ देखें तो ये रास्ता जब इधर जाता है तो एक यहाँ पोल आता है, जिसे कहा जाता है भैरू पोल। आगे चलते हैं इसी रास्ते में तो एक पोल आता है, जिसे कहा जाता है गोपाल पोल। और इस दिशा से जो पोल है या इस दिशा से जो प्रवेश द्वार है उसे कहा जाता है फतेह पोल। देखिए बच्चों, इस मेहरानगढ़ दुर्ग के 2 पोल ऐसे हैं जो मुख्य प्रवेश द्वार की भूमिका निभाते हैं, जिसमें पहला है जयपोल और दूसरा है फतेह पोल। यह दोनों ही दुर्ग के मुख्य प्रवेश द्वार है। 2 मंदिर जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है इस दुर्ग में, सबसे पहले तो बात करेंगे, ये जो मंदिर है ये मंदिर है राठौड़ों की कुल देवी नागणेचिया माता का मंदिर।
और एक मंदिर इस कोने में पड़ता है और इस मंदिर का नाम है चामुंडा माता का। दो बावड़ियां हैं या दो तालाब हैं यहाँ। एक का नाम है रानीसर तालाब और एक का नाम है पदमसर तालाब। देखिए बच्चों, जो म्यूजियम, संग्रहालय या जितने भी स्थापत्य कला के प्रमुख महल है मेहरानगढ़ में, उन सभी का रास्ता सूरजपोल से होते हुए जाता है। देखिए बच्चों, मेहरानगढ़ में दो प्रमुख छतरियां बनी हुई है जिनसे अक्सर सवाल पूछा जाता है, जो सबसे प्रमुख भी है। एक तो जयपोल के पास बनी हुई है और एक बनी हुई है इमरती पोल के पास में, या यूँ कहें डेढ़ कंगूरा पोल के पास में। ये जो छतरी है इसका नाम है धन्ना भिया की छतरी। दूसरा नाम कहा जाता है मामा भांजा की छतरी। देखिए बच्चों, एक तो है धन्ना भिया या मामा भांजा की छतरी, दो नाम इसके आते हैं। और एक जो जयपोल के सामने बनी हुई है, जयपोल के बगल में बनी हुई है, उसे कहा जाता है कीरत सिंह सोडा की छतरी। देखिए बच्चों, इस जगह जो महल बने हुए हैं उन्हें कहा जाता है चोखेलाव महल। और यहाँ जो चिड़ियानाथ योगी है उनकी धूनी है। और इन सब के अलावा कुछ महल है जिनका जिक्र आगे करेंगे। ये तो सब थे। आइए अब चर्चा करते हैं इनके पोलों के थोड़े से इतिहास के बारे में। जो पोल है और जो यहाँ स्थापत्य कला के प्रमुख स्रोत हैं, उनके जो इतिहास था उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं जयपोल के बारे में। देखिए बच्चों, 1807 में आगे चर्चा करूंगा मैं। 1807 में जब जयपुर और बीकानेर की संयुक्त सेनाओं ने जोधपुर पर आक्रमण किया तो उस वक्त जयपोल मौजूद नहीं था। और उस वक्त जो शासक थे जोधपुर के, वह थे मानसिंह राठौड़, महाराजा मानसिंह राठौड़। मानसिंह राठौड़ ने जो युद्ध लड़ा, इतना भीषण युद्ध था कि जो डेढ़ कंगूरा पोल है उसने सबसे ज़्यादा आक्रमण सहे। और डेढ़ कंगूरा पोल पर तोप के गोलों के निशान, उस युद्ध के तोप के गोलों के निशान आज भी डेढ़ कंगूरा पोल पे मौजूद है। तो उस युद्ध में जीत के उपलक्ष्य में महाराजा मानसिंह राठौड़ ने जयपोल का निर्माण किया। 1807 में जयपुर की सेना पर विजय के उपलक्ष्य में जयपुर की सेना पर विजय के उपलक्ष्य में महाराजा मानसिंह राठौड़ ने, आगे देखते हैं किसने बनवाया। जो इसका निर्माण किया गया था वह बनवाया था मानसिंह राठौड़ द्वारा। ये दो बातें जयपोल की आपको याद रखनी पड़ेगी। और तीसरी जो बात है वह ये है, जयपोल जब बना, जिस युद्ध के जीत के उपलक्ष्य में जयपोल का निर्माण किया गया, उस युद्ध में महाराजा मानसिंह राठौड़ का जो साथ निभाया था वह निभाया था कीरत सिंह सोडा ने। और कीरत सिंह सोडा उस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए और उन्हीं की याद में जयपोल के नज़दीक ही कीरत सिंह सोडा की छतरी बनी हुई है।
आगे देखते हैं डेढ़ कंगूरा पोल की बात करें तो देखिए बच्चों, डेढ़ कंगूरा पोल पर जो याद करने लायक बात है, सबसे पहले तो इसका नाम डेढ़ कंगूरा क्यों है। देखिए बच्चों, पोल पे, दुर्ग के पोलों पे जो कंगूरे हुआ करते थे, तो ये इतना सकड़ा है कि सिर्फ डेढ़ कंगूरों के बराबर ही है, इसलिए इसका नाम डेढ़ कंगूरा पोल निकाला गया। इस डेढ़ कंगूरा पोल पर ही तोप के गोलों के निशान हैं। डेढ़ कंगूरा पोल पर ही तोप के गोलों के निशान है, और ये तोप के गोले कब निकले थे? 1857 के गिंगोली के युद्ध में। आगे देखते, अमृत पोल का निर्माण करवाया था राव मालदेव ने। इसकी सिर्फ यही बात है कि राव मालदेव ने अमृत पोल का निर्माण कराया था। लोहा पोल का जो निर्माण था वह करवाया था जोधा ने। उस वक्त इसके निर्माण के वक्त लोहा पोल ही प्रमुख द्वार हुआ करता था। जोधा ने इसका निर्माण कराया, और जो रानियां, मेहरानगढ़ की रानियां सती हुई, उन सतियों के हाथों के निशान भी लोहा पोल पे हैं। सतियों के हाथ के निशान। ये कुछ बात थी लोहा पोल के बारे में। आगे चलते हैं सूरज पोल के बारे में। देखिए बच्चों, सूरज पोल की बात करें तो सूरज पोल का निर्माण कराया था राव सूजा ने। राव सूजा ने इसका निर्माण कराया था सूरज पोल का, और बाद में इसको नया आकार दिया गया था। बाद में इसको नया आकार दिया महाराजा सूर सिंह ने। ये कुछ बातें थी सूरज पोल के बारे में। आगे चलते हैं। देखिए बच्चों, गोपाल पोल, यहाँ के जो रक्षा करने वाले सेनापति थे वे थे गोपाल सिंह। तो गोपाल सिंह की याद में बनवाया गया है। गोपाल सिंह की याद में बनवाया। किसने बनवाया? तो सूर सिंह ने बनवाया। और यह क्षतिग्रस्त हो गया था, और क्षतिग्रस्त होने पर, देखिए बच्चों, क्षतिग्रस्त होने पर 1857 की क्रांति में बारूद से क्षतिग्रस्त हो गया, और क्षतिग्रस्त होने पर इसका पुनः निर्माण जो कराया गया था वह महाराजा अजीत सिंह के द्वारा कराया गया था। अजीत सिंह के द्वारा इसका पुनः निर्माण करवाया गया था। देखिए बच्चों, फतेह पोल की बात करें तो फतेह पोल से, इसके शब्द से ही ये पता चलता है कि किसी युद्ध में फतेह करने के उपलक्ष्य में ये पोल बना गया है। देखिए बच्चों, 1707 में मुगल खालसा की समाप्ति पर, जब मुगल खालसा समाप्त हो गया, लगभग 27 से 28 साल तक मुगल खालसा रहा था जोधपुर पे औरंगजेब के शासनकाल में, और मुगल खालसा समाप्त होने के उपलक्ष्य में में फतेह पोल का निर्माण करवाया गया था। और निर्माण किसने करवाया? तो जो भी शब्द फतेह शब्द से चालू होता है उसका निर्माण, सभी निर्माण अजीत सिंह ने करवाए। महाराजा अजीत सिंह ने इसका निर्माण करवाया, फतेह पोल का निर्माण कराया। देखिए बच्चों, ये थी कुछ पोलों से संबंधित बातें। नागनेचिया माता की बात करें तो सबसे पहली जो प्रमुख बात है कि ये राठौड़ों की कुलदेवी थी। ये राठौड़ों की कुलदेवी है नागनेचिया माता। दूसरी बात करें तो इनका जो प्रमुख मंदिर है वह है नागाना गांव।
बाड़मेर में। और इनका जो प्रमुख मंदिर नागाना गांव बाड़मेर में है, उसमें जो मंदिर में मूर्ति की स्थापना करी वह राठौड़ शासक राव दूहड़ ने करी। राव दूहड़ ने स्थापना की। और ये जो नागनेचिया माता कहलाई वह नगाना गांव में मंदिर बनने के कारण नागनेचिया माता कहलाई। राव दूहड़ कर्नाटक से चक्रेश्वरी माता की मूर्ति लाए थे। किसकी मूर्ति लाए थे? और वह मूर्ति थी लकड़ी की। लकड़ी की चक्रेश्वरी माता की मूर्ति। और इस लकड़ी की मूर्ति को नगाना गांव में राव दूहड़ ने स्थापित किया और नगाना गांव में स्थापित होने के कारण नागनेचिया माता कहलाई। ठीक है बच्चों, ये तो कुछ बात थी नागनेचिया माता की। चामुंडा माता की मंदिर की बात करें और नागनेचिया माता का देखें तो 1460 में मेहरानगढ़ में जो मंदिर बनवाया वो राव जोधा ने दुर्ग निर्माण के साथ ही बनवाया था। चामुंडा माता की बात करें तो सबसे पहले देखा जाए तो ये राठौड़ों की इष्ट देवी या आराध्य देवी। जोधपुर के राठौड़ों की इष्ट या फिर यूं कहे आराध्य देवी है। इस मंदिर का निर्माण भी राव जोधा ने कराया वह राव जोधा ने कराया। राव जोधा ने निर्माण कराया और वह निर्माण कराया था किले के स्थापना के साथ साथ 1459 में। आगे बात करें तो इसका विधिवत निर्माण जो कराया था वह अजीत सिंह ने कराया था। विधिवत निर्माण अजीत सिंह ने करवाया था। इसमें 3 मूर्तियां लगी हुई जिसमें है लक्ष्मी, सरस्वती व बेचराज जी की मूर्ति। बेचराज जी की मूर्ति और बेचराज जी की मूर्ति है उसमें जो बेचराज जी सवारी कर रहे हैं वह मुर्गी की सवारी पे बेचराज जी की मूर्ति है। देखिए बच्चों 1857 में इसमें भी सती हुई थी और उस सती के बाद में ये क्षतिग्रस्त हो गया था और उसके बाद में पुनः निर्माण कराया गया था महाराजा तख्त सिंह के द्वारा। और एक बात और चामुंडा माता की हम करते हैं कि देखिए बच्चों 2008 के नवरात्रों में इसमें एक दुर्घटना हुई थी। 2008 की दुर्घटना, इसके लिए जसराज चोपड़ा समिति गठित की। जस्टिस जसराज चोपड़ा समिति गठित की गई। यह तो थी यहाँ की स्थापत्य कला के बारे में कुछ प्रमुख बातें। और रानीसर तालाब की बात करें तो राव जोधा की जो रानी थी जसमादे उनके द्वारा बनवाया गया। और पदमसर तालाब की बात करें तो पदम नाम के एक सेठ द्वारा बनवाया गया। अच्छा, एक चीज़ रह जाती है धन्ना भिया की छतरी। देखिए बच्चों धन्ना भिया जो थे वह चंपावत के ठाकुर मुकुंदास की सेवा में थे और मुकुंदास जो थे वह अजीत सिंह के प्रधानमंत्री थे। जब उदावत के प्रताप सिंह ने इनके ठाकुर मुकुंदास की हत्या कर दी धोखे से, तो इन्होंने अपने ठाकुर का बदला लेने के लिए प्रताप सिंह को मारा और अपने ठाकुर मुकुंदास की, जो चंपावत के ठाकुर थे मुकुंदास, उनका बदला लिया धन्ना भिया ने। ये जो धन्ना थे ये मामा थे और भिया जो थे वो भांजा थे। धन्ना गहलोत, भिया चौहान भी इन्हें कहा जाता है, मामा भांजा भी इन्हें कहा जाता है। तो ये धन्ना भिया की छतरी थी। तो ये जो प्रमुख स्थापत्य कला के स्थल है
जिन्हें मैं बना सकता था उन्हें मैंने बना दिया। इससे बाहर परीक्षा में कुछ नहीं पूछा जाएगा। एक चीज़ और है इसमें, देखिए बच्चों, यहाँ एक जयपोल और 1.5 कंगूरा पोल के बीच में एक महाराजा मानप्रकाश पुस्तकालय बना हुआ है। क्या है? कहाँ लिखो है? यहीं मानप्रकाश पुस्तकालय। ये महाराजा मान सिंह द्वारा बनवाया गया था, मानप्रकाश पुस्तकालय। ये सभी जो है स्थापत्य कला के सारे प्रमुख स्थल मैंने बता दिए, और कुछ जो महल है वो म्यूजियम की तौर पे इस जगह पे बने हुए हैं। सभी महल, मोती महल हो, फूल महल हो, चौक और अपने दौलत खाना हो, झांकी महल हो, हाथी होदा कक्ष हो, पालकी कक्ष हो, वह सभी 1, 2 और 3 मंजिल में यहाँ सूरज पोल के नज़दीक बने हुए हैं, और उन्हें यहाँ बनाना असंभव था। इसलिए मैं आगे इन सब की चर्चा करूँगा आपसे। सबसे पहले देखेंगे एक जसवंत थड़ा और रह गया था। देखिए बच्चों, जसवंत थड़ा, इसके उपनामों की बात करें तो सबसे पहले इसे राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है, इसे मारवाड़ का ताजमहल भी कहा जाता है, देखिए बच्चों ये बना हुआ है मकराना के संगमरमर से। ये बिल्कुल मेहरानगढ़ किले की तलहटी में बना हुआ है जसवंत थड़ा। मकराना के संगमरमर से बना हुआ है। और आगे की बात करें तो देखिए बच्चों, एक शासक हुए हैं जोधपुर के, जसवंत सिंह। फर्स्ट जसवंत सिंह प्रथम तो वे थे जिनके वक्त खालसा स्थापित हुआ उनकी मृत्यु पे, और दूसरे जो जसवंत सिंह सेकंड थे उनकी याद में ये बनाया गया उनके बेटे के द्वारा, और वे थे सरदार सिंह, महाराजा सरदार सिंह द्वारा अपने पिता जसवंत सिंह द्वितीय की याद में। और कब बनवाया गया, अगर साल की बात करें तो 1906 ईस्वी में। यह प्रमुख बात है जसवंत थड़ा के बारे में। देखिए बच्चों, जो याद रखने वाली बात है वह यह है कि सेकंड, जसवंत सिंह सेकंड की याद में बनवाया गया। और आगे देखें तो यह जो स्थान है यहाँ राज परिवार का अंतिम संस्कार होता है। राज परिवार का अंतिम संस्कार होता है। तो यह तो थी स्थापत्य कला से संबंधित कुछ बातें। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला। अगर आप इसको देखेंगे तो अवश्य ही आपके सारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे। हाँ, अब देखेंगे कि मेहरानगढ़ दुर्ग पर कौन कौन से आक्रमण होते हैं। देखिए बच्चों, 6 आक्रमण मैं आपको बताऊंगा, और उन 6 आक्रमणों में से 3 आक्रमण आपको याद रखने जरूरी हैं, क्योंकि वह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आगे देखते हैं कौन कौन से आक्रमण होते हैं। देखिए बच्चों, अब थोड़े से जो आक्रमण हुए उनके बारे में जानेंगे। मेहरानगढ़ पे जो आक्रमण हुए वह हुए, एक तो हुआ 1489 में,
उसके बाद में देखें 1544 में, उसके बाद में देखते हैं 1565 में, उसके बाद में देखेंगे 1678 में, और आगे चलते हैं तो 1740 में, और एक जो महत्वपूर्ण है वह है 1807 में। देखिए बच्चों, ये कुछ महत्वपूर्ण आक्रमण हुए ईस्वी ये कुछ महत्वपूर्ण आक्रमण हुए, जिसमें से देखिए बच्चों, जो ये 3 आक्रमण है, दूसरा, चौथा और छठा, ये आपको याद रखना अति आवश्यक है। सबसे पहले जो आक्रमण किया वह किया इस दुर्ग पे राव बीका ने, इन्हीं के वंशज राव बीका ने इस पे आक्रमण किया। दूसरा जो 1544 में आक्रमण हुआ वह किया शेरशाह सूरी ने। 1565 में जो आक्रमण हुआ, देखिए बच्चों, 1565 में जो आक्रमण हुआ वह आक्रमण करते हैं राम प्लस मुजफ्फर खां प्लस हुसैन कुली खां, ये तीनों मिलकर संयुक्त रूप से आक्रमण करते हैं। 1678 में ऐसा कोई आक्रमण नहीं हुआ था, लेकिन जसवंत सिंह जी की मृत्यु के बाद में मुगल खालसा स्थापित हुआ। मुगल खालसा स्थापित किया गया, औरंगजेब द्वारा स्थापित है। और बाद में जब 1707 में अजीत सिंह वे इनके 2 सेना नायक, तो बहुत ही वीर योद्धा जिन्हें कहा जाता है मुकुंदास खींची प्लस दुर्गादास राठौड़। दुर्गादास राठौड़ एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें मारवाड़ का उद्धारक भी कहा जाता है। इन्होंने अपने परिश्रम से मुगल खालसा को समाप्त किया। 1740 की बात करें तो महाराजा अभय सिंह के समय सवाई जय सिंह ने आक्रमण किया। और 1807 की बात करें तो यह बहुत ही प्रसिद्ध युद्ध हुआ, जिस पे मेहरानगढ़ को बहुत क्षति पहुंची, और इस युद्ध में ही जयपोल का निर्माण हुआ। इस युद्ध में ही कीरत सिंह सोढ़ा को वीरगति प्राप्त हुई, और इसी युद्ध के तोप के गोलों के निशान आज भी डेढ़ कंगूरा पोल पर मौजूद है। 1857 में जो आक्रमण किया जयपुर के जगत सिंह सेकंड, जयपुर के प्लस बीकानेर की सेना प्लस टोंक के अमीर खां पंडारी, इन सब ने आक्रमण किया। और ये जो सब थे ये थे आक्रमणकर्ता। बात करें 1489 की, तो राव बीका ने आक्रमण किया, और जोधपुर के जो शासक थे उस वक्त थे इन्हीं के भाई राव सातल देव। देखिए बच्चों, राव सातल देव के वक्त 1489 में राव बीका ने आक्रमण किया, और राव बीका ने जब आक्रमण किया तो इनकी दोनों की जो माताएं थी जसमा दे, उन्होंने राव बीका को समझाया और अपने पिता के छत्र, चंवर, ढोल, नगाड़े ये लेके इनको वापस बीकानेर रवाना किया।
दूसरी बात करें 1544 में शेरशाह सूरी ने आक्रमण किया और यहाँ के जो शासक थे वे थे राव मालदेव। ये जो वे युद्ध हुआ था ये हुआ था जैतारण में, और जैतारण पड़ता है पाली में। इस युद्ध को कहा जाता है गिरी सुमेल का युद्ध। इसमें शेरशाह सूरी की विजय हुई थी, लेकिन वह विजय ऐसी थी कि वो बस हो गई विजय, क्योंकि इस युद्ध के बाद में शेरशाह सूरी ने एक कथन कहा कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। आगे चलते हैं। 1565 में राम प्लस मुजफ्फर खां प्लस हुसैन कुली खां। देखिए बच्चों, चंद्रसेन को जब शासक बना गया, चंद्रसेन को जब शासक बना दिया गया तो राम अकबर की सेना में, अकबर के सानिध्य में, अकबर के अधीन चले गए थे और उन्होंने राव चंद्रसेन पे आक्रमण किया था। ठीक है। और उसके बाद में 1678 में मुगल खालसा स्थापित किया गया औरंगजेब द्वारा। किसकी मृत्यु पर? महाराणा जसवंत सिंह, महाराजा जसवंत सिंह प्रथम की मृत्यु पर औरंगजेब द्वारा मुगल खालसा स्थापित किया गया। और बाद में महाराजा जगत सिंह फर्स्ट के ही पुत्र अजीत सिंह ने मुकुंदास खींची व मारवाड़ के उद्धारक दुर्गादास राठौड़ की सहायता से 1707 को मुगल खालसे को समाप्त करवाया। 1740 में सवाई जयसिंह ने इस पर आक्रमण किया और सवाई जयसिंह के समय यहाँ के जो शासक थे वे थे अभय सिंह जी। अभय सिंह जी यहाँ के शासक थे। 1807 की बात करें तो यह बहुत ही भयानक और भीषण युद्ध हुआ था। इसमें जो जोधपुर के शासक थे वो थे महाराजा मानसिंह राठौड़। मानसिंह राठौड़ जो थे वह जोधपुर के महाराजा थे और इनके साथ जो युद्ध लड़ा, यह युद्ध में प्रमुख भूमिका निभाई वे थे कीरत सिंह सोढ़ा। देखिए बच्चों, ये युद्ध हुआ 1807 पर और यह जो युद्ध है यह गिंगोली के युद्ध से जाना जाता है, गिंगोली के युद्ध के नाम से जाना जाता है। यही मैं एक बात और आपसे स्पष्ट करना चाहता हूं कि देखिए बच्चों, जोधपुर से जो 1857 की क्रांति के समय महाराजा थे वे थे महाराजा तख्त सिंह। महाराजा जोधपुर के महाराजा थे। ये तो थी यहाँ के आक्रमणों से लेकर कुछ बातें। आगे देखते हैं यहाँ की स्थापत्य कला के कुछ महलों के बारे में, जिसमें से 3 या 4 महल बहुत ज़रूरी है बताने के लिए। उनके बारे में बात करेंगे, किसने बनवाया था, क्या उनका इतिहास था। देखिए बच्चों, सबसे पहले बात की जाए तो आता है फूल महल। फूल महल, देखिए बच्चों, फूल महल जो प्रसिद्ध है पत्थरों पे बारीक कारीगरी के लिए, पत्थरों पर बारीक कारीगरी के लिए। देखिए ये बनवाया गया था अभय सिंह जी के आदेश पर। देखिए बच्चों, ये बनवाया गया था अभय सिंह जी के आदेश पर दारोगा चैनमल द्वारा। और आगे बात करते हैं तो इस महल को बनवाने के लिए लकड़ी की आवश्यकता पड़ी और उस लकड़ी की आवश्यकता के लिए गिरधरदास भंडारी के नेतृत्व में सेना भेजी गई। गिरधर
गिरधादास भंडारी के नेतृत्व में सेना भेजी गई और यह सेना पहुंचती है कहाँ? खेजड़ली गांव। खेजड़ली गांव जोधपुर। खेजड़ली गांव जोधपुर में पहुंचती है। जब यहाँ की सेना वहाँ पेड़ काटने लगती है तो वहाँ एक महिला पेड़ से इस कदर चिपक जाती है कि वह छुटाने पे भी नहीं छूटती और उस बाद में उसके दोनों हाथ काट दिए जाते हैं और उस महिला इस महिला के दोनों हाथ काट दिए जाते हैं, फिर भी इस महिला का सर पेड़ से बंधा हुआ रहता है। खेजड़ली के जो पेड़ है उससे बंधा रहता है और इस महिला का नाम था अमृता देवी। अमृता देवी बिश्नोई। देखिए बच्चों, ये अमृता देवी बिश्नोई ने पेड़ पौधों के लिए इतना त्याग, इतना बलिदान किया है जिसकी कोई सीमा नहीं है। अमृता देवी के नाम से राजस्थान सरकार पुरस्कार भी देती है और उस दिन अमृता देवी बिश्नोई के साथ साथ उनके पति प्लस दोनों पुत्रियां और बिश्नोई समाज के 363 लोगों ने अपना बलिदान दिया और ये 363 लोग शहीद हुए अमृता देवी बिश्नोई के साथ साथ। उसी दिन से भाद्रपद शुक्ल दशमी को खेजड़ली गांव में वृक्ष मेला भरता है और वृक्ष मेला भरता है और इसी दिन को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यह थी। एक बात और करें तो देखिए बच्चों, 1819 में फूल महल में अंतिम बार दरबार लगा था। ये थी कुछ फूल महल से संबंधित बातें। आगे देखते हैं। एक और महल बहुत ही प्रसिद्ध है मेहरानगढ़ में, जिसका नाम है मोती महल। देखिए बच्चों, मोती महल का जो निर्माण कराया गया था वह कराया गया था सूर सिंह द्वारा। और सूर सिंह के निर्माण, जो सूर सिंह द्वारा निर्माण कराया गया था, उस जगह मोती महल की जगह पहले मालदेव के महल को हटाकर सूर सिंह द्वारा निर्माण किया गया था, मालदेव के महल को हटाकर। और जिस प्रसिद्धि के कारण ये जो प्रसिद्ध है वह है इसकी जो छत प्लस दीवारों पर सोने की पॉलिश का बारीक काम किया हुआ है। सोने की पॉलिश का बारीक काम किया गया है छत और दीवारों पर, जिसके लिए प्रसिद्ध है। और यह जो काम कराया गया था, ये महाराजा तख्त सिंह के द्वारा कराया गया। सोने की पॉलिश का जो काम कराया गया मोती महल में, वह महाराजा तख्त सिंह द्वारा करवाया गया था। आगे देखते हैं। तो जैसे फतेह पुल अजीत सिंह जी ने बनाया,
वैसे ही एक फतेह महल है जिसका दूसरा नाम है कंवरपदे का महल। देखिए बच्चों, इसकी जो प्रमुख बातें हैं वह है, एक तो ये 12 खंबा महल है, 12 खंभों पर स्थित है। दूसरी बात करें तो इसकी जो छत है वह लकड़ी की है, बहुत ही सुंदर। आप जब देखेंगे जाके तो वह बहुत ही सुंदर और आकर्षक छत है। छत लकड़ी की है, 12 खंबे का बना हुआ है फतेह महल। किसने बनवाया? महाराजा अजीत सिंह ने। जैसे फतेहपोल, फतेह नाम आ रहा है, फतेहपोल जो बनवाया था वह अजीत सिंह जी ने बनाया, उसी तरह जो फतेह महल है वह भी अजीत सिंह जी ने बनवाया। मूल रूप से ये युवराज का निवास स्थान हुआ करता है। देखिए बच्चों, ये युवराज का निवास स्थान हुआ करता है। आगे बात करें, यहां देखते हैं एक महल है चोखेलाव महल। चोखेलाव महल, पहला तो इसका निर्माण किया गया राव मालदेव द्वारा। और दूसरी बात देखें तो चोखेलाव महल के बारे में कर्नल जेम्स टॉड ने ये कहा था कि राव जोधा के वंशज इस महल की खिड़कियों से ही आप अपने साम्राज्य पर नजर रख सकते हैं। यह फेमस, ये इतनी बुलंदी पे है कि टॉड ने कहा था, टॉड ने राव के वंशज इस महल की इस महल के लिए कहा गया था कि राव जोधा के वंशज इस महल की खिड़कियों से ही पूरे साम्राज्य पर नजर रख सकते हैं। आगे बात करें तो आप देखेंगे एक श्रृंगार चौकी भी बनी हुई है, पांचवा। श्रृंगार चौकी में सबसे प्रमुख बात करें तो यहां राज तिलक हुआ करता था, राज तिलक होता है। दूसरी बात करें तो महाराजा तख्त सिंह द्वारा बनवाया गया। और आगे देखें तो ये दौलत खाना चौक में स्थित है। ये कुछ महल थे, इनके अलावा भी कई महल हैं, जैसे शीश महल, झांकी महल, हाथीहोदा कक्ष, पालकी कक्ष, ये कुछ महल हैं। लेकिन जो प्रमुख महल थे उन्हें बताना मैंने उन्हें उचित समझा। और आगे बात करें तो देखिए बच्चों, इस दुर्ग की जो प्राचीर है उस पे कुछ तोपें रखी हुई है, और यहाँ की जो तोपें हैं पूरे राजस्थान में प्रसिद्ध है। जिसमें सबसे जो महत्वपूर्ण तोप है वह है किलकिला। कुछ तोपों के नाम मैं लिख देता हूँ और उनके बारे में कुछ इतिहास की जानकारी भी देता हूँ आपको। देखिए बच्चों, सबसे पहली जो तोप है वह है किलकिला। सबसे बड़ी आकार की तोप है किलकिला। अजीत सिंह जब अहमदाबाद के सूबेदार थे तो अजीत सिंह ने किलकिला तोप को बनवाया था। दूसरी की बात करें
तो दूसरी आती है शंभू बाण। देखिए बच्चों, शंभू बाण की बात करें तो महाराजा अभय सिंह ने सरबुलंद खां से छीनी थी। महाराजा अभय सिंह ने शंभू बाण को सरबुलंद खां से छीनी थी। तीसरी बात करें गजनी खां की, देखिए बच्चों, गजनी खां की बात करें तो महाराजा गज सिंह ने जालौर विजय के दौरान इसको हासिल किया था, गजनी खां तोप को। अगली बात करें तो एक तोप है कड़क बिजली। कड़क बिजली जो तोप है वह भी अजीत सिंह ने बनवाई थी। यह 4 तोपें बहुत ही प्रसिद्ध है। इसके अलावा भी और कई तोपें हैं, जैसे अगर आप लिखना चाहें तो लिख लें। एक है बिच्छू बाण, एक है नुसरत खां, और देखें तो धूड़धानी, और आगे देखें तो हड़मान हाक। देखिए बच्चों, यह कुछ प्रसिद्ध तोपें हैं, जिनमें से जो ऊपर की 4 है यह आप याद रख सकते हैं, कई बार पूछी जा सकती है। तो यह था पूरा मेहरानगढ़ किले का इतिहास। पूरा डिटेल में मैंने आपसे चर्चा करी, इससे बाहर कुछ नहीं जा सकता। सभी चीज़ें मैंने आपको बताई और आशा करता हूँ कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और ये वीडियो पसंद आया होगा। हर चीज़ की मैंने यहाँ जानकारी दी, और जितने भी स्थापत्य कला के प्रमुख स्रोत हैं, महल, पुस्तकालय, छतरियाँ, मंदिर, जो जसवंत थड़ा था उसके बारे में भी बताया, सब कुछ बताया आपके लिए। तो धन्यवाद बच्चों। अगला जो हमारा दुर्ग होगा वो होगा कुंभलगढ़। जब तक बने रहिए और देखते रहिए एडवांस जीएस एकेडमी। धन्यवाद।